नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा विषय है जो चिकित्सा का जो नए आयाम हैं, चिकित्सा के जो नए तौर तरीके हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट मॉडल में जो नए बदलाव आ रहे हैं, इस विषय पर जानने में है। क्योंकि ये विषय आजकल बहुत आवश्यक हो गया है, और आवश्यक ही नहीं हो गया, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम ट्रीटमेंट के किस आयाम को का अनुसरण करें, किस तरह के ट्रीटमेंट से अपनी बीमारी से मुक्ति पाएं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारे जीवन के आयाम बदल रहे हैं। यदि आप से 2-2.5 दशक की बात लें, यदि हम 2000 के अंत से लेकर 2000 जो 21 की शताब्दी शुरू हुई है, उसके पीरियड को देखें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। हमारे जीवन के तौर तरीके बदले हैं, जीवन के कई स्तर जो हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है इस पीरियड में। ना केवल हमारे सोच विचार में परिवर्तन हुए हैं, हमारे परस्पर व्यवहारों में बदलाव आया है, हमारे खाने पीने की जो पद्धति बदली हैं, जीवन शैली में रूपांतरण हुआ है। और यदि हम चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो चिकित्सा में भी कई तरह के बदलाव इस दरमियान हुए हैं। क्योंकि 2000 पहले जो बात थी उसके संबंध में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि 2000 तक हम में से ज़्यादातर लोग ना तो डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानते थे, ना उच्च रक्तचाप के बारे में हमें कोई मालूम था, ना हृदय संबंधी रोगों की इतनी बड़ी समस्या थी। और कैंसर जैसी समस्या तो नाम मात्र को देखी जाती थी, कुछ लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अब देखा जाए तो डायबिटीज़, कैंसर, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग या गठिया आर्थराइटिस समस्या तो आम हो गई है, और सब समस्याओं से लोग बड़े परेशान हैं। किडनी की समस्या भी दिनों दिन बढ़ रही है, लोगों में किडनी फेलियर के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में हर साल करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं। तो इस यदि पूरे संदर्भ को देखें तो चिकित्सा के आयाम भी बदल रहे हैं। अब कोई चिकित्सक आपसे एंटीबायोटिक की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात नहीं करता है, जो पिछले 40 सालों पहले आम देखा जाता था कि निमोनिया से लोग मरते थे, सेप्टिसीमिया से मरते थे, और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई तरह की समस्याएं पैदा कर देते थे, जिनसे कि जीवन को खतरा हो जाता था। लेकिन यदि पिछले 20 सालों में देखें तो बात होती है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, हृदय संबंधी रोगों के बारे में। यदि छाती में दर्द है और आप यदि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो तत्काल वो आपको एंजियोग्राफी कराने के लिए कहेगा, या एंजियोप्लास्टी करा के स्टेंट डलवाने के लिए कहेगा, या फिर बाईपास सर्जरी कराने की सलाह देगा। तो बहुत सारे आयाम बदले हैं। इन सभी आयामों के संदर्भ में हम देखेंगे कि हमें अपने लिए कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, हम किस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें और बीमारियों से मुक्ति भी पा सकें। तो इस संदर्भ में 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 2000 के आसपास तो बहुत कम लोगों को डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती थी। उच्च रक्तचाप से बहुत कम लोग पीड़ित होते थे, क्योंकि उस समय हाई ब्लड प्रेशर समस्या जो थी बहुत कम लोगों को थी। अब तो देखा जाए तो वयस्क आबादी में 40% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, और उच्च रक्तचाप से संबंधित कई तरह की कॉम्प्लिकेशन में आने लगी है। इसी तरह डायबिटीज़ को लें, अब डायबिटीज़ की चर्चा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ संबंधी जो कॉम्प्लिकेशन है 10-12-15 साल के बाद सामने आते हैं। 10-12 साल तक तो डायबिटिक का मरीज जो है 1-2 टेबलेट से अपना गुजारा करता रहता है, स्वस्थ भी रहता है, उसका डायबिटिक लेवल भी नॉर्मल आता है। क्योंकि जो मेडिकल जांचें जो होती हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो आती हैं, उनमें बताया जाता है कि पहले आपका डायबिटिक लेवल 400 था, अब वो 120 से 160 है, 180 है, तो ठीक है। लेकिन 12 साल के बाद, कुछ कम ज़्यादा अवधि के बाद, जब डायबिटिक संबंधी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं, तब आप किसी स्पेशलिस्ट से परामर्श करते हैं और वहाँ से चिकित्सा का आयाम बदल जाता है। क्योंकि उन रिपोर्टों में बताया जाता है कि आपकी आंख पर डायबिटिक का असर आ गया, आपके हृदय पर डायबिटिक का असर आ गया, आपकी
किडनी पर असर आने लगा या आपको कई अन्य तरह की कॉम्प्लिकेशन होने लगी और इसके कारण आप स्पेशलिस्ट से परामर्श लेते हैं, तो स्पेशलिस्ट तो आपको कई तरह की जांचों की प्रक्रिया में डालता है, कई तरह के पैथोलॉजिकल लैब कराता है और संबंधी जो निष्कर्ष सामने आते हैं उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट होता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। इस उदाहरणों से आप आधुनिक चिकित्सा का जो आयाम है, मॉडर्न ट्रीटमेंट का जो मॉडल है, उसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे किसी बड़े अस्पताल में, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि वहाँ आदमी तो, एक रोगी तो चल के आता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन जब उसकी पूरी तरह जांचें कराई जाती हैं तो उसमें कई बीमारियां निकल आती हैं जो पहले से पनप रही होती हैं और उस बीमारियों के विषय में उस आदमी को कोई जानकारी नहीं होती। वो स्वस्थ होता है और अस्पताल में वो चेकअप के लिए आता है या किसी छोटी मोटी समस्या को लेके आता है। जैसे किसी आदमी को कुछ दिन से बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा है, उसने फिजिशियन से सलाह ली, फिजिशियन से सलाह के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उसका बुखार नहीं उतरा तो वो स्पेशलिस्ट से परामर्श करता है और स्पेशलिस्ट उसकी जांचें कराता है, खून की जांच कराता है, उसकी दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, दूसरी जो एग्जामिनेशन हैं, उसमें कई तरह की जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड से लेकर इको तक हो जाती है, टीएमटी हो जाती है। तब पता चलता है कि उसका हार्ट ठीक नहीं है, हार्ट अबनॉर्मल है, ईसीजी अबनॉर्मल है, या किडनी उसकी वेल फंक्शनिंग नहीं कर रही है, या उसे कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, या फिर उसके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो उसका इलाज बुखार को छोड़ के उनको कर लिया जाता है। तो इससे एक ऐसा आयाम डेवलप हो जाता है कि ना तो व्यक्ति स्वस्थ अनुभव कर पाता है, ना स्वस्थ होता है और बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है। अभी मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई। मेरे बड़े ब्रदर जो 62 ईयर्स के थे, एक्सपायर हो गए और उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, वो स्वस्थ थे, पूरी तरह स्वस्थ थे। कुछ दिन पहले बुखार आया और बुखार के लिए वो कुछ ट्रीटमेंट लिया, फिजिशियन से ट्रीटमेंट लिया, ठीक भी हो गए। फिर उन्हें थोड़ी ठंड लगी, फिर दोबारा बुखार 15 दिन के बाद आने लगा। तो कई लोगों ने सलाह दिया कि वो उनको स्पेशलिस्ट से परामर्श करना चाहिए और स्पेशलिस्ट ने या उनकी जांचें कराई, खून की जांच कराई, उनकी दूसरी रिपोर्ट्सें कराई, तो पता चला कि उनकी जो प्लेटलेट काउंट है वो कम है और इससे उनमें डेंगू का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डेंगू के लिए वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको प्लाज्मा थेरापी से प्लेटलेट सेल्स चढ़ाई गई, उसे ठीक भी हुए। लेकिन सडनली वहाँ से उनके लाइफ में एक परिवर्तन आया और 7 दिन में उनके सारे ऑर्गन फेल हो गए। एक तरफ वो ठीक भी होते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका हार्ट एबनॉर्मल काम करने लगा, बीपी बढ़ गया, किडनी खराब हो गई, ब्रेन में क्लॉट आ गया। इनकी उनकी स्थिति 7 दिन में स्वस्थ शरीर से मृत शरीर में बदल गई और वो 7वें दिन शरीर छोड़ के चले गए। ऐसे मैंने एक नहीं सैकड़ों केस देखे हैं। प्रोटोकॉलिक में आज यदि देखेंगे तो एक प्रोटोकॉलिक ट्रीटमेंट का ऐसा बन गया है, यहाँ डॉक्टर, यहाँ चिकित्सक अपने बौद्धिक कौशल पे कम भरोसा करते हैं, अपने अनुभव पे कम भरोसा करते हैं। वो या तो पैथोलॉजी का रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आती है उन पर निर्भर करते हैं। और यदि ऐसी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में कोई अबनॉर्मलिटी आ गई, किसी की संख्या बड़ी हो गई, किसी की कम हो गई, या इन्वेस्टिगेशन में कोई एबनॉर्मलिटी पकड़ी गई कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर का साइज बढ़ गया है, आपके अंदर किसी पदार्थ की कमी हो गई है, आपका किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है, या आपके दिमाग में क्लॉट आ गया है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो आपके जो मूल बीमारी थी जिसके लिए आप आए थे उसको छोड़कर डॉक्टर उनको पहले करना चाहते हैं। और यदि ऑपरेशन भी यदि करना चाहेंगे, ऑपरेशन के लिए भी वो परामर्श दे देते हैं, ऑपरेशन वो भी जाते हैं, लेकिन बीमारी मूलतः यथावत रहती है। और मैंने तो देखा है कि बड़े हॉस्पिटल्स में जितने लोग एडमिट होते हैं, जितने लोग आईसीयू या क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट होते हैं, उनमें से मात्र 5% लोग सरवाइव होकर स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ एक तरह से फिनिश हो जाते हैं, एक तरह से गंभीर समस्याओं से होते हैं, जिसके कारण उनके परिवार को भारी मूल्य भी चुकाना पड़ता है, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है और उनके हाथ में कुछ आता नहीं। मैं एक रिपोर्ट का हवाला कर देना चाहूँगा जो पिछले साल भारत सरकार के जो मुख्य
आर्थिक बोर्ड के चेयरमैन थे कृष्णामूर्ति साहब, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर एक बताई कि भारत में जो हमारा समाज है उसकी मेंटलिटी 3 या 4 लेवलों में है। एक लेवल ऐसा है जो आज भी डॉक्टरों के नाम से, डॉक्टरों से परामर्श लेने से दूर भागता है, क्योंकि डॉक्टर और चिकित्सा का इतना खर्चा है कि वो हमारे समाज का वर्ग उसकी भरपाई नहीं कर सकता, उतनी पे नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन में या महीने की कमाई 5-6 हज़ार है। डॉक्टर का एक परामर्श उनको 8-10 हज़ार का पड़ता है, तो 8-10 हज़ार वो कहाँ से लेके आएगा, इसलिए वो जाता ही नहीं। इसलिए ये वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, करीब करीब भारत की आबादी में ऐसे लोग 60% लोग हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा हैं, किसी समाज में ज़्यादा हैं, किसी राज्य में ज़्यादा हैं, किसी शहर में ज़्यादा हैं, ये हो सकता है। लेकिन 60% ऐसे लोग हैं जो या तो केमिस्ट से इलाज ले लेते हैं, केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, या जो आसपास कोई डॉक्टर, कोई प्रैक्टिस करने वाला बैठा हुआ है उससे परामर्श करके अपना इलाज करा लेते हैं, या फिर घरेलू औषधियों का, घरेलू चिकित्सा कराते हैं, हर्बल का प्रयोग करते हैं। घर के में आसपास जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उनको नुस्खा बताते हैं, जो तरीका बताएं उसका अनुसरण करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करता है, जो डॉक्टर आसपास के होते हैं, जो MBBS स्तर के, जो BMS स्तर के होते हैं, उनसे सलाह करता है और उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ग भी, ऐसा सेक्शन भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है, जो ना MBBS पर भरोसा करता है, ना जो घर की रेमेडी पे भरोसा करता है, ना कोई वैद्य प्रक्रिया पर भरोसा करता है। उसे सिर्फ स्पेशलिस्ट चाहिए और स्पेशलिस्ट से उनकी ट्रीटमेंट प्रक्रिया शुरू होती है। तो स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद वो स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो अध्ययन का विषय है, लेकिन रिपोर्ट बहुत गंभीर हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के आर्थिक बोर्ड का अध्ययन है कि हमारे देश में लोग अब सरकारी अस्पतालों में भरोसा नहीं करते, ना फिजिशियन, अपने फैमिली फिजिशियन पर भरोसा करते हैं, वो निजी अस्पतालों में भरोसा करते हैं या स्पेशलिस्ट पर भरोसा करते हैं। और जो निजी अस्पताल हैं वहाँ चिकित्सा का खर्चा 4 से 7 गुना ज़्यादा आता है। और यदि आप वहाँ प्रसव कराते हैं, डिलीवरी कराने जाते हैं, तो डिलीवरी पर खर्चा तो ज़्यादा आता ही है, वहाँ ज़्यादा दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। लेकिन जो शिशु मृत्यु दर है सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पताल में बहुत भारी अंतर प्रकट करती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में यहाँ शिशु मृत्यु दर 1% से कम है, वहाँ प्राइवेट अस्पतालों में 4% तक रह जाती है। और प्रसव के बाद बच्चों को कई दिन या हफ्ते तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रह के उनको संभालना पड़ता है। प्रसूति स्त्री को भी कई दिन ज़्यादा व्यतीत करने पड़ते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल से 24 से 36 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। इसी तरह आप देखेंगे, यदि कैंसर का इलाज आप ले रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज प्राइवेट अस्पतालों के तुलना में 4 से 5% सस्ता पड़ता है। हृदय संबंधी इलाज यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले रहे हैं, स्पेशलिस्ट के परामर्श से लेते हैं, तो वो 7 गुना ज़्यादा महंगा है। आप यदि इंजर्ड हैं, एक्सीडेंटल केसेस है, आप चोट का केसेस है, तो सरकारी अस्पतालों में उसका खर्चा तो बहुत कम आता है। लेकिन निजी जो अस्पताल हैं, प्राइवेट जो अस्पताल में, उनमें 7 से 8 गुना तक खर्चा आता है और ऐसे रोगियों को वहाँ ज़्यादा समय व्यतीत भी करना पड़ता है। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकारी अस्पताल में लोग ज़्यादा तेज़ी से रिकवर होते हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेशन कम आती है, दोबारा भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बार बार भर्ती होना पड़ता है, ज़्यादा दिन तक रहना पड़ता है और वहाँ गंभीर समस्याएं भी खड़ी होती हैं। यदि एक अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती है तो भर्ती रहने की स्थिति में उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है ना कि घटती है। एक व्यक्ति एक ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, एक बीमारी को लेके जाता है, लेकिन वहाँ डायग्नोसिस पर, वहाँ जो पैथोलॉजी का रिपोर्ट्स और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उससे पता चलता है कि उसको एक बीमारी नहीं, कई बीमारियां हैं। उससे ब्लड प्रेशर भी निकल आता है, उससे डायबिटीज़ भी हो जाती है, डायबिटीज़ के कारण उसे किडनी पर भी इफेक्ट बता दिया जाता है, उसके लीवर में भी एब्नॉर्मलिटी बता दी जाती है और उसको कई बीमारियाँ एक साथ बता दी जाती हैं। तो उससे घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करें। तो मेरी एक परामर्श है, आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मेरा परामर्श है कि आप
अपने जीवन शैली में बदलाव करें। एक तो नित्य आप ध्यान का अभ्यास करें, योग का अभ्यास करें। ध्यान से आपकी चेतना बड़ी सकारात्मक रहती है, आपकी बौद्धिक कौशल बहुत प्रवीण रहता है, आप भटकते नहीं हैं, आप अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण स्थापित रखते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ध्यान बहुत उपयोगी है। ध्यान आपके जो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो शरीर के जो अति आवश्यक अंग हैं उनको सामान्य अवस्था में बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान से आपका मस्तिष्क सामान्य रहता है, चिंतित नहीं रहते, परेशान नहीं रहते, आप स्ट्रेस में नहीं आते, हर चीज़ को सौम्यता से सहजता से लेते हैं। और यदि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो योग तो आपको सारे बीमारियों से मुक्त रखने का एक बहुत सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप जीवन शैली सही रखते हैं, खान पीन शैली रखते हैं, तो आपके सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि आप अस्पताल में भर्ती हों, आप ट्रीटमेंट लें, आप बहुत भारी खर्चा करें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। ट्रीटमेंट को लेकर तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए हमारे जीवन में सिर्फ इलाज रहना एक मकसद बनता चला जा रहा है। इसीलिए नित्य नए अस्पताल खुल रहे हैं, नित्य नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक आदमी जीवन भर जितना कमाता है उसे अस्पतालों में जमा करके ही यहाँ से निकलता है। और आप देख सकते हो कि भारत में 40% परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इलाज के नाम पर कर्जदार हो जाते हैं, जीवन भर के लिए कर्जदार हो जाते हैं। लाख रुपए कमाना एक सामान्य आदमी के लिए बहुत असंभव कार्य है, लेकिन अस्पतालों में एक दिन का ट्रीटमेंट का खर्चा 1 लाख तक आ जाता है। और ऐसे अस्पतालों में कैसे सामान्य आदमी इलाज करा सकता है। तो जो ट्रीटमेंट का सिस्टम जो आज का जो चिकित्सा का आयाम बदला है वो बिजनेस मॉडल है। इसके कारण न केवल बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियों के नए नए नाम सामने आ रहे हैं। 20 साल पहले वायरल इन्फेक्शन के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को सीजनेबल या मौसमी बुखार कहा जाता था, मौसमी इन्फेक्शन कहा जाता था, और उससे 2-4 दिन में व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर बाहर आ जाते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में वायरल इन्फेक्शन बहुत गंभीर रूप धारण कर रहा है। ये कैंसर से लेकर आपके लंग्स को, आपके हृदय को, आपके लीवर को, हर अंग को प्रभावित कर रहा है, आपको मृत्यु की तरफ धकेल रहा है, आपको एक गंभीर चेतावनी दे रहा है। और सबके लिए सिर्फ मॉडर्न मेडिकल मॉडल है वो जिम्मेदार बनता जा रहा है, क्योंकि आज सिर्फ अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए आपका इलाज किया जाता है और आपको प्रेरित किया जाता है। इस सब के लिए आपको सावधानी रहनी चाहिए। और इस विषय पर मैं आगे अपने वीडियो में और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।